ठीक है ना। फ्रिक्शन का बेसिक हम लोगों ने सीख लिया था, और हमने ये भी देख लिया था कि फ्रिक्शन एक ऐसी एजेंसी है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रिक्शन तीन तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना। ऐसे देखो चाहो तो मान लो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है ये। इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे जैसे किसको बढ़ाते हैं, एफ एक्सटर्नल को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एफ एक्सटर्नल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ता है। एक पोजीशन आती है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसके बाद आपने देखा होगा कि फिर काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ये काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको बोलेंगे अपन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये दो चीजें मैंने कल आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, मैंने आपको यह भी सिखा दिया था कि अगर कोई बॉडी है उसको किसी सरफेस पर रखें हम, कोई बॉडी है किसी सरफेस पर रखी है, ठीक है, और उस पर मान लीजिए आपको म्यूएस भी दे रखा है और आपको म्यू के भी दे रखा है, और कोई फोर्स लगा रखा है, चाहे वो किसी एंगल पर है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है, और फिर हमें अगर इसका वर्क डन फाइंड करना है, या फिर हमें इसको जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है, तो इसमें भी वही चीजें देखनी है कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही। इफ बॉडी मूव्स, एक्सेलरेशन क्या होगा। इफ बॉडी डज नॉट मूव, तो फिर उस केस में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स हमें फाइंड करना पड़ता है। ये चीजें हमने कल सीख ली थी। आज केवल एक एग्जांपल और बताऊंगा इसका, और उसके बाद में फिर आज अपन कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आप लोग बताते जाइए मुझे। मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है जिस पर मैंने कोई पुलिंग फोर्स लगा रखा है, मान लीजिए ये 50 न्यूटन का है। 50 न्यूटन का पुलिंग फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर लगाया गया है। इस बॉडी का वेट है 3 kg, और यहाँ पर म्यू ए है 0.2 और म्यू के है 0.1। ठीक है, आपको बताना है नंबर 1, क्वेश्चन है आपका नंबर 1, इफ बॉडी डज नॉट मूव, व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स। नंबर 2, if body moves, what is acceleration। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझो जरा। सबसे पहले काम क्या है अपना, दो काम करेंगे। ये क्या हो गया आपका 30 न्यूटन, 3 kg है, वेट किधर लगता है हमेशा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये 30 न्यूटन हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगना ही लगना है। उसके साथ साथ आप इस 50 न्यूटन के दोनों कंपोनेंट ले लीजिए। ये 50 cos 37 डिग्री हो गया, और ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, 50 sin 37। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। तो 50 cos 37 का मतलब क्या हो गया, 50 इंटू 4/5, 10 4 जब 40, इसका मतलब 40 न्यूटन का फोर्स जो है वो इस साइड में लग रहा है। 50 sin 37 का मतलब हो गया 50 इंटू 3/5, तो 3 10 जा 30 न्यूटन का फोर्स आपको ऊपर लग रहा है। करेक्ट। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि आपको एफएमएस कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, मैंने बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो कॉन्टेक्ट एरिया पर डिपेंड करता है, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है बताइए। एक तो कॉन्टेक्ट एरिया पर डिपेंड करता है,
सर साइन और कोस किधर लेना है बेटा? जिधर एंगल बन रहा है उधर कोस लेना है, और जिधर एंगल नहीं उधर साइन लेना है। सीधी सी बात याद रख, जिधर एंगल बना है उधर कोस कंपोनेंट लेना है, जिधर एंगल नहीं है उधर साइन कंपोनेंट लेना है, हमेशा के लिए प्रॉब्लम दूर। करेक्ट। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं? अच्छा, मैं बोल रहा था आपको कि आपको एफ एम एस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? नॉर्मल फोर्स चाहिए। अब नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना सीखो। इस बॉडी पर अगर अपन वाई डायरेक्शन में फोर्स देखें तो वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो एन लग रहा है, एक 30 न्यूटन लग रहा है, और एक कितना लग रहा है नीचे? 30 न्यूटन। ये चांस की बात है कि 30-30 इक्वल आ गया, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन हो गया 0। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया यहाँ पर? 0। नॉर्मल रिएक्शन 0 तो क्या होगा फिर? एफ एम एस भी 0 हो जाएगा, और एफ एम एस 0 हो जाएगा तो बॉडी आराम से किसका प्रॉब्लम बन गई है? समझ रहे हो आप? एनएलएम की प्रॉब्लम बन गई, सिंपल प्रॉब्लम बन गई। देखो ध्यान से, देखो कभी कभी ये पहली बार ही हुआ है ऐसा, कुछ भी प्रॉब्लम कैसे भी बन सकती है। देखो ये मैंने तो कोई किताब की प्रॉब्लम तो है नहीं है, प्रॉब्लम बना करके दिए, लेकिन ध्यान से समझो। यहाँ पर 50 cos 37 था, 40 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इधर 50 sin 37 है, तो यहाँ पर 30 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है। अब इसको वाई डायरेक्शन से एन और 30 न्यूटन तो दोनों ऊपर है, 30 न्यूटन इसका वेट नीचे है। इसका मतलब देखो, एन कैलकुलेट अगर आप करोगे तो एन प्लस 30 इज इक्वल टू 30, तो एन इज इक्वल टू 0। एफ एम एस क्या होता है बेटा? म्यू एस एन होता है। इसका मतलब म्यू एस क्या हो गया? म्यू एस तो है 0.2, और एन क्या है यहाँ पर? 0। इसका मतलब एफ एम एस 0, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। तो एफ के भी क्या हो जाएगा? 0, और बॉडी सीधी सीधी एक्सेलरेट हो जाएगी कितने फोर्स से? 40 न्यूटन के फोर्स से। तो क्या बोलेंगे अपन? ए इज इक्वल टू फोर्स कितना है? 40, मास कितना है? 3, 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, हमेशा याद रखो इस तरह की प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी कोई प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए, एक कांटेक्ट फोर्स होता है, उसके बारे में भी आप समझ लो कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। एक दो बार इस कांटेक्ट फोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया है नीट में, कि अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, इस बॉडी है, इसमें मान लीजिए इस बॉडी के सरफेस और जो नीचे वाला सरफेस है इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना है? म्यू है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? यहाँ पर म्यू है। बॉडी का मास मान लीजिए एम है, बॉडी का मास एम है, तो इसका मतलब एम जी किधर लग जाएगा? नीचे। करेक्ट। नॉर्मल फोर्स हो गया आपका ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, तो और मान लीजिए ये है आपका आर, आर बोलते हैं आप कांटेक्ट फोर्स को। ठीक है ना? तो कांटेक्ट फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स है रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल। What is contact force? What is contact force? Contact force is the resultant of friction force and normal force. अब देखो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स क्या है? एक दूसरे के 90 डिग्री पर है बेटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कोस ऑफ 90 डिग्री। कोस थीटा होता है। अब यहाँ पर थीटा कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। कोस 90 क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या हो गया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप R कैलकुलेट करते हो, कॉन्टेक्ट फोर्स कैलकुलेट करते हो, तो क्या आएगा बताओ? R इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है ना? लेकिन एफ क्या होता है बताओ? म्यू एन होता है। ठीक है, एफ की जगह अगर म्यू एन लिख दूं मैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट ऑफ म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बेटा एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो, तो R इज इक्वल टू
एन बाहर आ जाएगा रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये यहां से आप क्या फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान रखना, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताता हूं ये बात, क्योंकि दुनिया देख लेती नहीं तो। चलो, तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द नॉर्मल फोर्स। इससे कोई सवाल बताने की जरूरत नहीं है, लल्लू सा क्वेश्चन अगर कोई तुम्हें सीखना है तो मैं बता देता हूं। देखो, आप भी बता दोगे भी, 1 सेकंड में इसका आंसर बता दोगे, कोई खास बात नहीं है। ये कोई ब्लॉक है, कोई 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर जो म्यू दे रखा है वो 0.3 है, करेक्ट। 0.3 म्यू है। आपको बताना है व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो ध्यान से, इधर 5 kg का मतलब क्या हो गया, इधर 50 न्यूटन, इधर क्या हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट है। इधर आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन। सर हाँ, लेकिन जब तक बॉडी के ऊपर दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो फ्रिक्शन तब तक जीरो ही रहेगा ना। क्या चीज, जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो फ्रिक्शन तो तो जीरो ही देगा, रहेगा। वो तो हमेशा दिया जाएगा बेटा। कोई फोर्स इसके ऊपर लग रहा है कि बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है, वो तो हमेशा गिवन होगा, अच्छा, ध्यान रखना। तो इन दैट केस इसलिए हमें फ्रिक्शन कंसीडर करना है। हाँ, वो तो लगना ही है, फोर्स तो कोई लगा के देगा। तो वो फिर अपन को क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर लेना है। म्यू एन हो गया। अब म्यू एन क्या हो गया बोलो, देखो इधर एफ इज इक्वल टू म्यू हो गया 0.3 और एन कितना है, एन इज इक्वल टू 50 है, सीधा सीधा 5 3 जा 15, 15 आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे बोलो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। व्हाट इज एफ स्क्वायर, 15 स्क्वायर। व्हाट इज एन स्क्वायर, 50 स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे और यहां से आप कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो आप कभी भी याद नहीं रखें कि कोई आर इज इक्वल टू क्या ऐसा, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, म्यू एन म्यू स्क्वायर प्लस 1। आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा फ्रिक्शन फोर्स निकालें, एन आपके पास है और उसका रिजल्टेंट निकाल दोगे तो आपके पास हमेशा क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा। एक चीज और बताना भूल गया मैं, वो फिर बता देता हूं आपको। देखो इधर, अभी जो मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स बता रहा था आपको, देखिए ध्यान से, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया mg, ये हो गया f, ये हो गया r, और यहां जो एंगल बनता है ये लैम्डा। इस लैम्डा को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और आपसे पूछे कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या बताओगे, एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स विद नॉर्मल। इसकी डेफिनेशन अपन दोगे तो क्या देंगे, एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स विद नॉर्मल। व्हाट इज फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स विद नॉर्मल इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा भाई, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। देखो टेन लेमडा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बताओ, यहाँ पर एफ, बेस क्या है यहाँ पर एन, ये क्या होता है बेटा, एफ क्या होता है म्यू एन, नीचे क्या है एन, एन से एन कैंसिल हो गया, क्या बच गया म्यू। इसका मतलब टेन लेमडा इज इक्वल टू म्यू, और या लेमडा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। याद रखना, ये ऑप्शन में आ सकता है डायरेक्ट, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज, ये आपको याद रखना है। यहां से आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने का तरीका सीधा सीधा है, मैंने इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया था, तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर दिया था बेटा। तो यहाँ पर क्या आ गया था हमारे पास, देखो एन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड।
आर का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास ये हो गया, और दूसरी बात आपको टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि जिधर एंगल होता है उधर बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, एफ अपॉन एन, एफ क्या है म्यू एन, एन से एन कैंसिल म्यू, तो टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू या लैम्डा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। तो इस तरह से आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द आइडिया। समझ आएगी बात? अच्छा भाई, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको फ्रिक्शन की, जिसके ऊपर बेल्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो, सपोज कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी रखी है। ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। सपोज 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 क्या लूं मैं, चलो यहां से उठा लेता हूं। जैसे मान लो ये कोई वेइंग मशीन है, ठीक है, ये कोई वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन पर ये कोई चीज रख दी मैंने, ऐसे ये एसी का रिमोट रख दिया। ध्यान से समझना, ये यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है। अच्छा, अभी अगर मैं इसका एबीडी बनाऊंगा बेटा, इसका वेट किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर। ठीक है, एक बात समझ गए? अब मैं थोड़ा सा डायग्राम में समझाता हूँ, वापस यहाँ पर आएंगे अपन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है। अभी मान लो यहाँ पर कोई एंगल है थीटा, ये थीटा है, ये क्या हो गया आपका? mg। ये क्या हो गया आपका? नॉर्मल रिएक्शन। समझ गए? ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये वाला कंपोनेंट अगर थीटा है तो इसको क्या बोलोगे आप? mg कोस ऑफ थीटा। मैंने अभी भी बताया था, जिधर थीटा उधर कोस कंपोनेंट बनाएंगे बेटा, और इधर क्या बनाएंगे? mg साइन थीटा। ये इसका एबीडी, ध्यान से समझना। अब mg कोस थीटा को तो n ने बैलेंस कर लिया, n इज इक्वल टू mg कोस ऑफ थीटा। n को तो किसने बैलेंस कर रखा है? mg कोस थीटा ने, ताकि ये ऐसे उल्टे नहीं, ऐसे टोपल नहीं हो। और ये mg साइन थीटा क्या करेगा? इस ब्लॉक को नीचे लाएगा। नहीं आई बात समझ में? ये mg sin theta is only the force which is responsible for the sliding of this object on this inclined plane. ये mg sin theta इसको नीचे लाएगा, और इसकी अगर आपको कहानी समझनी है एक सेकंड में, थीटा अगर बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा इंक्रीज होता है, साइन थीटा इंक्रीज होगा तो mg साइन थीटा भी इंक्रीज होगा, यानी कि जो फोर्स जो नीचे लाना वाला है वो बढ़ेगा। अब देख, वापस देख इधर, देखो कहां गया? ये तरफ। ये अभी बॉडी है, ठीक है, अभी जीरो पर है। जैसे मैंने इसको स्लाइटली ऐसे ले लिया, इसका मतलब कोई एंगल आ गया, कोई एंगल आ गया। इसका जो रुक जाए यार, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, mg नीचे, mg साइन थीटा नीचे, तो इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे मैं इसको ऐसे करता जाऊंगा, देखो ऐसे, अभी mg साइन थीटा बढ़ रहा है, लेकिन इधर की तरफ क्या बढ़ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहा हूं, mg साइन थीटा नीचे की तरफ बढ़ रहा है। जो पहले वाले केस में था कि एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज होता है तो फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। एक पोजीशन आएगी कि ये जस्ट यहां से गिरने लगी, ये देखो एक पर्टिकुलर एंगल पर आकर के स्लाइड करने लग गया। वो पर्टिकुलर एंगल जो है, उस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिपोज। दो एंगल आते हैं फ्रिक्शन वाले टॉपिक में, एक तो आता है कौन सा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा आता है एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जब बॉडी स्लाइड करने लग जाती है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स। अब यहां देखो, इसका मतलब इस साइड में इसमें क्या लगेगा भाई? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बेटा। अब अगर मैं इस mg साइन थीटा बढ़ाता हूं, mg साइन थीटा बढ़ता है, क्या एक ऐसी पोजीशन आएगी कि जस्ट स्लाइड करने लग जाएगा? तो क्या उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। और जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, क्या उस समय ये फ्रिक्शन फोर्स mg साइन थीटा के इक्वल होगा? 100%। इधर n को टोपल होने से बचा रहा है, mg कोस थीटा ने बैलेंस कर रखा है। इधर में जैसे जैसे इंक्लाइंड बढ़ाता जा रहा था, mg साइन थीटा बढ़ता जा रहा था।
जब ये स्लाइड नहीं हो रहा था उस समय ये mg sin थीटा किसके इक्वल था? फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल था, ठीक है। लेकिन अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये स्लाइड करने लगेगा तो यहाँ का जो mg sin थीटा है वो किसके बराबर हो गया? फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलोगे इसको? FMS। इस केस में क्या बोलोगे इसको? FMS। और जब तक ये एंगल कम था, इसने स्लाइड करना शुरू नहीं किया था, तब तक ये mg sin थीटा किसके इक्वल था? फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल था। जो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट साइड में लग रहा था, ये नीचे गिरने से इसको रोक रहा था, ठीक है। तो यहां से मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन होगी n इज इक्वल टू mg cos थीटा, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी बताओ? FMS इज इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है बेटा। चलो यहां से अपन दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। यहां से देखो, डिवाइड कर दो इसको फटाफट। क्या आएगा कि mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा इज इक्वल टू FMS डिवाइडेड बाय क्या? n। mg से mg कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया यहाँ पर? tan थीटा। FMS क्या होता है बताओ? μsn डिवाइडेड बाय n, n से n कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू। अब मुझे बताइए आप, ये tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। यहां पर थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा हियर? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज कब बोलेंगे अपन? जब ये बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगी, जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगी, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, एक सेकंड में कॉल ले लेता हूं। हेलो 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 हाँ, नमस्ते नमस्ते। आपको 12 बजे बाद या 2 बजे बाद याद दिलाऊं? बच्चों ये बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दो, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में। Is there any confusion between angle of repose and angle of friction? Sir, what is angle of friction in this case? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मेरे को कुछ, मैं सुनता हूँ, लगा लेता हूँ। हाँ बोलो, कोई बोला? Sir, what is angle of friction in this case? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू है, यहाँ पर tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू है। क्या इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan लैम्डा हुआ? tan थीटा इज इक्वल टू tan लैम्डा हुआ। अब यहाँ पर तीन बातें हो सकती है, यहाँ पर तीन बातें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? कि इफ थीटा लेस देन लैम्डा, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन एंगल ऑफ लैम्डा। अच्छा, लैम्डा जो है वही रहेगा, इन दोनों का
ये जो नॉर्मल है और फ्रिक्शन है, इनका जो रिजल्टेंट है वही वो रहेगा, और उसका जो एंगल ऑफ रिपोज है वहां का वही रहेगा। कौन? कॉन्टेक्ट फोर्स एन के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं बेटा। अब यहाँ देख, तीन बातें हो सकती है। थीटा लेस देन लैम्डा, अगर थीटा लेस देन लैम्डा, इसका मतलब अगर एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है, बॉडी डज नॉट स्लाइड, बॉडी डज नॉट स्लाइड। ये दिख रहा है क्या आपको? मैंने छोटा लिखा है जो, हाँ दिख रहा है। इफ थीटा लेस देन लैम्डा, theta is angle of repose less than angle of friction, body does not slide over the inclined plane. If theta is equal to lambda, body just begin to slide, and if theta is greater than lambda, then body is moving, और फिर kinetic friction वहां पर काम करने लग जाएगा। So it's a very 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 important topic for the friction। ध्यान रखना, एक एंगल ऑफ रिपोज है, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। करेक्ट? कोई डाउट किसी को? दोनों का मतलब समझ आ गया? सनी का एग्रीड? कहां गई? अवेलेबल है भी नहीं है? बच्चों बोला करो, पता लगना चाहिए मुझे। ओके, नंदिनी समझ आ गया बेटा दोनों का मतलब? एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके यस सर। अच्छा, वेदाश्री, ये नाम गलत बोलूं तो बुरा मत मानना, मेरे को मराठी कमाती है, कमाती की आती नहीं है बिल्कुल भी, तो नाम में भी थोड़े से कंफ्यूजन हो जाते हैं बेटा, ठीक है? ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय कॉन्टेक्ट फोर्स फ्रॉम नॉर्मल। नंबर टू, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल when a body just begin to slide over the inclined plane। ठीक है, दोनों में रिलेशन मैंने निकाल दिया, tan थीटा इज इक्वल टू बी म्यू है। अरे पक्की बात है भाई, अभी तक यहाँ क्या लग रहा है? म्यू लग रहा है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अगर बॉडी में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, सीधा स्लाइड करने लग जाती है, mg sin थीटा इसको नीचे लेकर के आता। लेकिन अभी क्या है, एफ एम एस किधर लग रहा है? इसके जो फ्रिक्शन फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, इसलिए बॉडी रुकी हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया था, जीरो है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाऊंगा साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा बढ़ेगा। एक ऐसा एंगल आएगा कि उस एंगल पर बॉडी विल जस्ट बिगिन टू स्लाइड, उस समय ठीक ठीक चलना शुरू करेगी, और ठीक चलना शुरू करेगी उस समय जो एंगल होगा उस एंगल को बोलेंगे अपन एंगल ऑफ रिपोज। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू tan lambda is equal to mu, tan theta is equal to mu। तो कैन आई से tan theta is equal to tan lambda और theta is equal to lambda। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर तीन बातें बताई मैंने आपको। tan theta is equal to tan lambda is that position, या theta is equal to lambda is that position when body just begin to slide over the inclined plane। If theta is less than lambda, angle of repose is less than the angle of friction, body will not slide over the inclined plane। And if theta is larger than lambda, then body will begin to slide over the surface आराम से। और फिर उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन अगर म्यू के दे रखा है तो हम उसका जो, जैसे अपन एनएलएम में कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन वगैरह, वो सब अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बी अवेयर ऑफ इट। वीडियो को आप फिर दोबारा देखना एक बार पूरे को, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। सर आज 9:20 तक है ना? नहीं आज नहीं बेटा, थोड़ा सा कुछ गेस्ट आए हुए हैं, बाहर बैठे हैं, तो मैंने क्लास अनाउंस करके तो इसलिए ले ली। एक काम करो, अपन 7 बजे से जल्दी भी ले सकते हैं क्या? थोड़ा आप लोग इवनिंग में तो फ्री हो ना? इवनिंग में कब से फ्री हो आप?